हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है हमारा, जो आधुनिक बिहार बीपीएससी स्पेशल चल रही थी उसमें घटना चक्र की आज हमारा ये पार्ट 2 वीडियो होगी। इससे पहले एक और वीडियो आई थी जहां पर हम लोगों ने 50 प्रश्न तक उसे पूरे डिटेल्स के साथ जाना था और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 को जो नहीं देखे हैं वो जाकर के बिहार स्पेशल में जाकर देख लें। तो शुरू करते हैं 51 नंबर प्रश्न से। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर दें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहीं पर आपको पीडीएफ डेली दी जाती है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है यानी 51 नंबर, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंड जनजाति। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछी गई स्पेशल प्रश्न है। देखिए इसके विश्लेषण की तो खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी कि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास था। अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदार तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गई। 52 नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुई थी यह एक विवादित प्रश्न है, तो इसे डिटेल में जानते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। यहाँ पर जो विकल्प दी गई है वो किसी भी विद्रोह का नहीं है। इस क्षेत्र में जो हुआ था कोल विद्रोह 1831 से 36 में, संथाल 1855 से 56 ईस्वी तथा मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुई है। 53 नंबर, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह ताल्लुक में विद्रोह कर दिया था, जिसका नेतृत्व सिंधो, कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था, जिसे पीरपैंती के युद्ध भी कहा जाता है। 54 नंबर, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदार, ठेकेदार, बनिया और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। 55 नंबर, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह जो उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया, यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुटकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली
भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं, यानी कि दिकुओं का मतलब होता है गैर आदिवासी, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। यह कथन है बिरसा मुंडा का। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गई। 56 नंबर, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वह रांची से लेकर के भागलपुर तक था। 57, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा थे। 58 नंबर, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, जब 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन हुआ, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई। आगे 59, हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान, जिसका केंद्र था संथाल परगना। 60 नंबर, किस स्थान पर आदिवासियों ने निम्नलिखित ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आंसर है यहाँ पर ई। तो यहाँ छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजाति। हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध की जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 61, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? जो बगावत नहीं किया था वह है हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर जो सभी हैं, विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में खिलाफ विद्रोह किया था। 62, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि यानी कि जो प्रेस स्वतंत्रता को बंद की गई थी उसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। और इसके अनुसार जो घिनौना काम था वह था देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। इसी अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। 63 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ।
1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसमें इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। और यह व्यवस्था जो थी खास करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। यहाँ पर जमींदारों के जो नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया था इस व्यवस्था के अंतर्गत, जिसे भूमि लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। 64 बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने के कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को हस्तांतरित करना था। 65 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिससे जमींदारों को कई अधिकार प्राप्त हुए थे। 66 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। बात करें दयानंद सरस्वती का तो उनका मूल नाम था मूलशंकर, जिनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत में ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। 67 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष। इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा शिशिर कुमार घोष द्वारा 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई थी। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र इसके संस्थापक बने। 68 नंबर, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? वह था लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। 69 नंबर, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? यह था बुद्धिजीवी, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और नगरीय उच्च जातियां। 70 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता था। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा
हिंदू धर्म के केशरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की थी। 72 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वह राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को किया था। एक नए समाज की स्थापना की जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यहाँ पर जो आंसर है अगर आप देखें तो 1829 कर सकते हैं, पर आंसर विवादित है क्योंकि 20 अगस्त 1828 को की गई थी। 73 नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। 74, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, जबकि 1880 में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई। 75, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। 76 नंबर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में किया था। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया और स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म नियो हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। 77, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। 78 नंबर, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जिनका मूल नाम मूल शंकर था, ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशुबलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। उनासी नंबर, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया, जिनका जन्म 1827 में एक माली घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के बारे में लिखा है। 80 नंबर, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम HP ब्लावेट्स्की। मैडम ब्लावेट्स्की जो थी वह एक रूसी महिला थी और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम कॉन जन जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था
प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। आगे 81 नंबर, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले के। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही है। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। 82 नंबर, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई, मजदेव सन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन चुनिए। वह है ऑप्शन नंबर बी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो था 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। गोपाल हरि देशमुख ने लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य फारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेव सन। 83 नंबर प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यह जो था वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में चलाई गई एक संगठित किसान विद्रोह था और प्रतापगढ़ जिले में एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी और इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह थी झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने। लेकिन इस आंदोलन में एक नया चेहरा उभर कर आए, वह थे बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बाग संभाली ही नहीं अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू भी बनाया था। बाबा रामचंद्र का संबंध जो है वह महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से है और यह 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे थे। 84 नंबर, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 ईस्वी में। और यह जो था कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था इसके अनुरूप। 85 नंबर, अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन करना। एक आंदोलन जो कि 1921-20 में हुआ था जिसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था और इसका मुख्य केंद्र रहा हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर। इसमें किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था जिसमें जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। आगे 86 नंबर, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता थे जिसका संबंध था बिहार के किसान आंदोलन से। 87 नंबर, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे जब 11 दिसंबर को संविधान सभा की गठन हुई तब अस्थायी रूप से बनाए गए थे जबकि अस्थायी रूप से 9 दिसंबर को पहले बार बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। 88 सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरी की नीति जो है संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग तथा लॉर्ड विलेजली से। इसका उद्देश्य जो था केवल अपने राज्य की रक्षा करना था अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना।
89 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वह 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था और कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। आगे 90 नंबर, लॉर्ड बिलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। बिलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, उसने सहायक संधि का प्रणाली प्रयोग में किया था, आविष्कार में नहीं लाया था। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेनाएं किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी। वही सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 में तथा 1800 में, मैसूर 1799, तंजावुर 1799, अवध को नवंबर 1801 में, पेशवा 1802 में, बड़ार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। 91 नंबर, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की थी और इसी समय जो था भारत में भीषण अकाल 1877 ईस्वी में पड़ा था। 92 नंबर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यहाँ देखें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1850 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था, जिसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। 93 नंबर, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। 94 नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। 95 नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 ईस्वी में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रथम नियुक्ति सिलहट, बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पद से हटाया गया था। 96, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। उन्होंने मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य के विकास पर कई लेख भी लिखे हैं। 97 नंबर, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारुल के द्वारा की गई थी। 98, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में हुए थे, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, जहां पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
वही कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसका महासचिव थे A.O. ह्यूम। 99 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे 100 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और इन्होंने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। आगे 101 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। 102 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, जहां पर 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत के 21 मद्रास से, 3 बंगाल से, 7 उत्तर प्रदेश एवं अवध से और 3 पंजाब से शामिल हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया, जबकि उसके सचिव थे A.O. ह्यूम। तो ये थे हमारा बीपीएससी घटना चक्र का पूरे 100 प्रश्न से ज़्यादा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज का अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। जाते जाते वीडियो को एक बार शेयर, लाइक, कमेंट्स करके जाएंगे और पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।